चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी बाकी सभी बातों को इग्नोर करेंगे। नंबर सिस्टम चैप्टर इसके बेसिक्स हम कवर करने वाले हैं। बाकी सभी बातों को इग्नोर करते हुए नंबर सिस्टम पर जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है इसे स्टार्ट करने वाला हूं। और इसमें सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास आता है, सब कुछ होगा, अभी फिलहाल क्लास पे फोकस करो। सबसे पहला कंसेप्ट इसमें यही आता है कि डिजिट और नंबर में का डिफरेंस होता है। जो बेसिक कंसेप्ट होता है, जो बेसिक कंसेप्ट इसमें आता है वो यही आता है कि डिजिट्स में और नंबर में क्या डिफरेंस होता है। अभी आपको लाइट देखने को मेरे टेंशन मत लें, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। एक लाइट का पोर्शन ये वाला है ना, और दूसरी जो लाइट पड़ रही है वो इस वाले कहीं पे एरिया पे पड़ रही है। चलो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो आता है नंबर वर्सेस डिजिट। नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस है, ये बड़ा बेसिक सा है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है जी। इरफान जी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि 1 से लेकर 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। 30 सेकंड के अंदर मुझे आपका रिप्लाई चाहिए। 1 से लेकर 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। देखो, नंबर की बात करेंगे और डिजिट की बात करेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हमको बताना है। मैंने इरफान जी से क्वेश्चन पूछा ये वाला। अब देखो, मैंने बोला 1 से लेकर 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। आप 1 से लेकर 100 तक नहीं बता पा रहे, 1 से लेकर 1000 तक क्या बताओगे। तो आपने क्या चैप्टर पढ़ा है ये वाला, आज की क्लास देखो क्लियर हो जाएगा। मैंने 1 से 1000 बोला है, फिर मिस्टेक कर रहे हो। देखो, नंबर वर्सेस डिजिट की बात करेंगे, ये पहले समझना पड़ेगा। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूं या डिजिट लिख रहा हूं कुछ, 5432 मैंने लिख दिया। तो अगर मैं बात करूंगा, ये पूरा नंबर है मेरे पास, जब मैं बोलता हूँ 5432 ये मैंने लिखा हुआ है, या फिर मैंने लिखा है 432 मतलब 432 लिखा हुआ है, या फिर मैंने लिखा 3232, ये 5432 है या 432 है या 32 है। ये तीनों जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं वो क्या है। 1 से लेकर 1000 पूछा था मैंने, 1 से लेकर 100 नहीं पूछा था। तो 5432 432 और 32 की जब मैं बात करता हूँ, मैं जब पूरा पढ़ रहा हूं तो मैं एक नंबर को पढ़ रहा हूं। लेकिन जब मैं सिंगल सिंगल बात करूंगा, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, तो सिंगल सिंगल जब मैं बात करूं ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, डिजिट हो जाएंगे। 4 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है। तो आपको नंबर में और डिजिट में डिफरेंस क्या है ये आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। ये क्लियर हो गया आपको, नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस होता है वो बड़ा सिंपल सा है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, जो बच्चे पहली बार पढ़ते हैं वो डाउट भी हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा था नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस होता है। मैंने लिख दिया 125। जब मैं 125 बोल रहा हूं ये एक नंबर है, लेकिन जब मैं सिर्फ 1 की बात करता हूं ये एक डिजिट हो जाएगा, सिर्फ 2 की बात करता हूं डिजिट हो जाएगा, 5 एक डिजिट हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं, तो जो 125 नंबर है ये 3 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। मैं बोलूँ एक नंबर है 1425, 1425 एक नंबर है, ये 4 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। अभी आपको सिर्फ मैं इतनी बताने की कोशिश करूं, कुछ और नहीं बता रहा। न्यूमरेशन, ठीक है, नोटेशन, एक आता है नोटेशन और एक आता है न्यूमरेशन। ठीक है, नोटेशन और न्यूमरेशन में क्या होता है, चलिए, नोटेशन और न्यूमरेशन में क्या होता है। देखो, जैसे आप बैंक में जाते हो, आप डिपॉजिट करवाने जाओगे, विड्रॉ करने जाओगे, आज के टाइम में नहीं बच जाते हो, बट कहीं पर भी आप हमेशा क्या देखते हो, कुछ ना कुछ, जैसे 345 है, मैंने लिख दिया इस तरह से। एक जगह में लिख रहा हूँ 345 और एक जगह में लिख रहा हूँ 345। ठीक है, मुझे पता नहीं आपको क्लियरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा। मैं मार्कर दूसरा यूज करूंगा, इंक मेरे सामने भी है नहीं है, तो फिलहाल इस पे फोकस करते जाओ। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एक मैंने लिख दिया नोटेशन, एक लिख दिया न्यूमरेशन। जब मैं बोलता हूँ कि आप कोई नंबर है उसको नोटेशन के टर्म्स में लिखो, जब मैं बोलता हूँ नोटेशन के टर्म्स में लिखो, आप कैसे लिखोगे, 345। तो डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंस होता है वो हमने समझ लिया। फिर किसी नंबर को नोटेशन के फॉर्म में लिखना, किसी को न्यूमरेशन के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये भी आपको समझ आ गया। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। हमारे पास 3 तरह के सिस्टम और होते हैं हमारे पास। एक होता है इंडियन न्यूमरल सिस्टम,
इंडियन न्यूमरल सिस्टम। इंडियन न्यूमरल सिस्टम में यहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ नोटेशन क्या होता है, न्यूमरेशन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने वाले, बट मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ आपके, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ एक इंडियन न्यूमरल सिस्टम होता है, तो इंडियन न्यूमरल सिस्टम में क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार मुझे 100 रुपए चाहिए, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, 50,000 रुपीज चाहिए, मुझे 1 लाख रुपीज चाहिए, 10 लाख रुपीज की वो गाड़ी है, 1 करोड़ रुपीज है उसके पास। तो जब हम ऐसी बात करते हैं, हंड्रेड्स में बात करते हैं, थाउजेंड में, लैक्स में बात करते हैं, 10 लाख, करोड़, 100 करोड़, जब हम ऐसे टर्म्स यूज करें, इसका मतलब हम कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं इंडियन न्यूमरल सिस्टम। इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, बड़ा कॉमन सा है, आप सभी इंडियन न्यूमरल सिस्टम में यूज करते हो, है ना। वैसे एक होता है हमारे पास इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। इंडियन तो हो गया जब हम पे लाख की बात करें, 10 लाख की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल में क्या करते हैं, वहां पे 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से नहीं बोलते हैं। जब हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं, वहां पर क्या आ जाता है, वहां पर 100 लाख, 10 लाख, इसकी जगह हम यूज करते हैं, आपने सुना होगा $1 मिलियन। वर्थ कितनी है, मिलियंस में है, बिलियंस में है, ट्रिलियंस में है। तो वहां पर हम बात करते हैं मिलियन में, बिलियन में, ट्रिलियन में, है ना। तो वहां पर हम इस तरह से बातें किया करते हैं। अच्छा, आप मुझे कोई बताएगा कि 1 लाख की जब हम बात करते हैं, फिर 1 मिलियन की बात करेंगे, 1 मिलियन की जब हम बात करते हैं, गलत जगह में लिख रहा हूँ, 1 मिलियन की जब हम बात करते हैं, ये तो है इंटरनेशनल सिस्टम। इसको अगर इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। 1 मिलियन तो है इंटरनेशनल सिस्टम, इसको को इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करें तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। सॉरी, 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। वैसे ही 1 बिलियन की बात करेंगे, 1 बिलियन में कितना, कितने लाख या कितने करोड़ होते हैं, वो भी बता दो। बात की, हमने बोला कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। जब हम बिलियंस में चले जाते हैं तब हम करोड़ की बात करते हैं। 1 बिलियन किसके बराबर, 100 करोड़ के बराबर। जब हम नेट वर्थ देखते हैं अमीर लोगों के, वहां पे हम बिलियंस में बात से करते हैं। तो 1 बिलियन किसके बराबर हो गया, 100 करोड़ के बराबर हो गया। ऐसा कि चलता जाता है, लेकिन एटलीस्ट ये तीन आपको पता होने चाहिए, 1 मिलियन, 1 बिलियन और 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में कितने करोड़ होते हैं, 1 ट्रिलियन की जब मैं बात करूंगा, इसमें कितने करोड़ होते हैं, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ के बराबर होता है, ठीक है। 1 मिलियन हो गया 10 लाख के बराबर, 1 बिलियन हो गया 100 करोड़ के बराबर, 1 ट्रिलियन हो गया 1 लाख करोड़ के बराबर। तो एक हमारे पास होता है रोमन, रोमन वाला सिस्टम भी होता है, रोमन भी आपने जरूर सुना होगा। एक हमारे पास रोमन वाला भी आ जाता है। रोमन में कैसे लिखते हैं, जैसे आप सभी ने देखा होगा, अगर मैं 1 की बात करूंगा तो उसको I1 को इस तरह से बोल देते हैं, 2 को हम ऐसे बोल देते हैं, 3 को हम ऐसे बोल देते हैं, 4 को हम ऐसे बोल देते हैं। आर्मी जीडी का एक पेपर हुआ था, मैंने देखा था, वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था 50 को कैसे लिखा जाता है रोमन्स में। क्योंकि बेसिक है ना, तो बेसिक तो पता होना चाहिए, कुछ नहीं पता कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो बेसिक तो क्लियर करने पड़ते हैं। तो 4 के बाद 5 को हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। फिर 6 को हम, ये 5 था, उसके साथ 1 लगा दो 6 बन जाएगा। 7 था, 5 के साथ 2 लगा दो 7 बन जाएगा। 8 में 5 के साथ 3 लगा दो 8 बन जाएगा। फिर 9 में आई एक्स हो जाएगा और 10 में एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 11 की बात करेंगे तो एक्स के साथ ये ऐड कर दोगे, 12 में एक्स के साथ ये ऐड कर दोगे, 13 में इसके साथ ये ऐड कर दोगे, ऐसे चलता जाएगा। फिर 20 में क्या हो जाएगा, 20 में 2 एक्स हमारे पास आ जाएंगे। फिर 20 को 21 लिखना है तो 20 में 1 ऐड करो, 22 में ये ऐड कर लो, फिर उसमें ये 3 ऐड करते रहो, ऐसे से ऐड करते जाओ। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 30 को क्या लिखेंगे, जैसे 10 में 1 एक्स लगा दिया, 20 में 2 एक्स लगा दिया, 30 में 3 एक्स लगा दोगे। 40 को कैसे लिखते हैं, 40 को
40 को क्या लिखते हैं, हाँ एलेक्स एक्सेल कर रहे हो, गलत कर रहे हो, एक्सेल लिखते हैं, ठीक है, सॉरी। 40 को कैसे लिखते हैं, एक्सेल। कपड़े खरीदने जाते हो ना, तो वहां पे कभी कभी आप बोलते हो एक्सेल, एल साइज लिखा होता है, एक्सेल साइज लिखा होता है, ऐसे ऐसे करके, तो वहां से भी समझ लेना, ठीक है। तो एक्सेल हमारे पास क्या हो जाएगा 40, एल हमारे पास क्या हो जाएगा 50, फिर 51 52 एल के साथ आगे ऐड करते जाएंगे। अच्छा अब ऐसे आगे चलता जाएगा, अगर मुझे 80 पे आना है तो एल हो गया 50, ये 30 और ऐड कर दूंगा 80 बन जाएगा। 90 को कैसे लिखते हैं, 90 को लिखते हैं एक्स और सी, ये लिखते हैं 90 को, और 100 को लिखते हैं सी, सॉरी 100 को क्या लिखते हैं सी, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट है, एग्जाम में आपको पता होने चाहिए। 50 को बोल दिया एल, 100 को बोल दिया सी, 500 को क्या लिखते हैं 500 को, लास्ट दो आपसे पूछूंगा, एक 500 और एक 1000। 500 को क्या बोलते हैं, 500 को बोलते हैं डी, और 1000 को बोलते हैं एम। इतना पोर्शन याद कर लेना, ठीक है। तो टाइम मत लगाना, काउंटिंग मत करना, ईमानदारी के साथ, बिना काउंटिंग के, बिना फिंगर्स को यूज के, बिना पेन वगैरह यूज के मुझे बताओ 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, बिना पेन वगैरह यूज किए। 1 लाख, 1 लाख की बात करूं कितने जीरो होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप आराम से काउंटिंग वगैरह भी कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1 लाख की बात करूंगा 5 जीरो हो जाते हैं ना, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। उसका मैं तरीका क्या बताता हूँ याद करने का। 1 लाख बोला हुआ है, तो 1 2 3 4 5 टोटल आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं, तो 5 जीरो लगा दो, ये बन जाएगा 1 लाख। फिर 10 लाख आएगा, फिर 1 करोड़ आएगा, तो कितने बन जाएंगे, 1 करोड़ में 7 जीरो बन जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी जो भी मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ ना, इनके क्वेश्चंस भी बनेंगे आने वाले टाइम पे। जो भी मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ आने वाले टाइम पे इन पे क्वेश्चंस भी बनते जाएंगे, ठीक है। अभी आप कंसेप्ट समझ रहे हो, आने वाले टाइम पे क्वेश्चंस भी बनते जाएंगे इन पे। सबसे पहले एक बात तो समझिए कि प्लेस वैल्यू, एक कंसेप्ट और यहां पर आता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, इनमें क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा कॉपरेट भी कर रहे होंगे, क्योंकि इंक वगैरह मैंने अभी पता नहीं कहाँ रखी है, तो ऐसे को पढ़ा जा रहा है थोड़ा बहुत जो लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, और ये भी बता दो मुझे। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात करूंगा, जैसे नंबर 345 ही मेरे सामने है, ठीक है। मैंने 345 इस तरह से लिख दिया, मैंने इंक दूसरे रूम में है ना, इधर है इंक, ये खत्म हुई है, दूसरे रूम में भी जाने जाता, वहां पे चला गया तो काबिज आ जाएगा। देखता हूँ अगर किसी ब्लैक मार्कर में इंक है तो मैं यूज करता हूँ, इसमें इंक है, इसको यूज कर लेता हूँ, दूसरा मार्कर एक है उसको यूज कर लेता हूँ। मैंने एक नंबर लिखा 345, ठीक है, सॉरी 345 नंबर आपके सामने मैंने लिख दिया। इसमें मैंने आपको बोला कि बताओ ये 3 है, इसकी फेस वैल्यू क्या है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, अगर आपको वो बताना कैसे बताओगे। अगर मैं पूछूं 3 है, 3 की फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू बताओ, क्या बताओगे। देखो फेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया, फेस का मतलब वो नंबर दिखता कैसा है, 3 किसकी तरह दिखता है, 3 की ही तरह दिखता है, तो 3 की फेस वैल्यू 3 हो जाएगी, 4 की फेस वैल्यू 4 हो जाएगी, 5 की फेस वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये तो हो गया इनकी फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में क्या होता है, हम बोलते हैं नंबर 1 प्लेस में है, ये 10 प्लेस में है, ये 100 प्लेस में है। तो जैसे मैं बोलूंगा 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 1 10 100 प्लेस में है, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई और 300 बन जाता है। बट सिंपल सा तरीका ऐसा है कि जो भी आपसे नंबर पूछेगा, वो 3 का पूछा गया, आप 3 लिख दो, आगे 2 डिजिट थे तो आप 2 जीरो लगा दो, आप लोग 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो 300 हो जाएगी। ये 4 टेंस प्लेस में है, वंस फिर टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस है तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो 40, यानी कि 4 की जो प्लेस वैल्यू 40 हो जाएगी। सिंपल तरीका क्या, आप 4 को एज इट इज लिख दो, 4 का एक ही डिजिट है तो एक ही जीरो लगा दो, आप क्या बोलोगे 40 जो है 4 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है, ये आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी, ठीक है। आप आराम से बता सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जैसे एक नंबर आपके सामने लिखता हूँ 32152,
अब मुझे बताओ इसमें 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है। थ्री की प्लेस वैल्यू क्या है? तो देखो 3 के आगे अगर मैं बात करूंगा तो 1 2 3 4 डिजिट है, तो 3 के 4 जीरो लगा दो तो ये हो जाएगी 3 की प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू निकालना, फेस वैल्यू निकालना, अगर आपको नंबर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालना आपको डिफिकल्ट यहाँ पर नहीं आ रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा। मतलब जितने आगे आपके पास नंबर होंगे तो डिजिट आपको लगा देने। यहाँ पे लाइट पड़ रही थी, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी, मैं समझता हूँ इस बात को। बाकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ, वरना मैं आगे हमने क्या करना है, नंबर्स के बारे में पढ़ना, टाइप ऑफ नंबर, नंबर किस किस तरह के होते हैं वो पढ़ना। सबसे पहला जो सबसे कॉमन नंबर हमारे पास होता है, नेचुरल नंबर। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हम किन नंबर्स को बोलते हैं? हम बोलते हैं वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 ऐसे चलते जा रहे हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो 1 से लेके जो इंफिनिटी तक नंबर हमारे पास जा रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो इसमें हमारे पास कौन सा हो जाएगा? होल नंबर। होल नंबर कौन से नंबर हो जाएंगे? वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और इंफिनिटी तक जा रहे हैं। मतलब आप बोलो कि नेचुरल नंबर्स में जब मैं 0 ऐड कर दूंगा वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे? वो सारे नंबर हमारे पास होल नंबर हो जाएंगे। लास्ट डिजिट की प्लेस वैल्यू जैसे 3 4 5 था ना, इसमें 5 की प्लेस वैल्यू 5, क्योंकि 5 वंस प्लेस में है तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर आता है। तो लास्ट डिजिट वाले नंबर की जो प्लेस वैल्यू भी वही, फेस वैल्यू भी वही हो जाएगी। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, अगर आपको ये समझ आ गया है तो आगे चलते हैं, इवन नंबर की बात कर लेते हैं। इवन नंबर आप सभी ने बचपन से सुना है इसके बारे में, लेकिन इवन नंबर पढ़ाने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने मुझे इसका आंसर बताना क्या हो जाएगा। पुराने बैच में बता देंगे बट नए बैच से मैं एक्सपेक्ट करूंगी वो सभी रिप्लाई मुझे दें। क्या -8 एक इवन नंबर है? क्या 0 एक इवन नंबर है? या 2 एक इवन नंबर है? सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 16 लिख देता हूँ। मुझे बताओ इन तीनों में से इवन नंबर कौन सा वाला है? -8 0 16, इन तीनों में से कौन सा नंबर ऐसा है जो इवन नंबर है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। जो पुराने बैच में, उम्मीद करता हूँ सभी ने सही आंसर दिया होगा। इवन नंबर को हम कैसे पढ़ते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं वो सभी क्या हो जाएंगे? इवन नंबर हो जाएंगे। तो 2 के टेबल में 16 आता है, लेकिन 2 के टेबल में 0 फिर -8 नहीं आ रहा। अगर इस एक तरीके से देखा जाए तो इसको इस कंसेप्ट से नहीं पढ़ना है इवन नंबर को। इवन नंबर को आपने ऐसे पढ़ना है कि ये वो नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूंगा 16 है, 16 को 2 से काटो, पूरी तरह से कट जाता है, 2 8 16 पूरे तरीके से कटे, कुछ पॉइंट वगैरह में आंसर नहीं आ रहा। तो 16 तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये इवन नंबर हो जाएगा। 0 डिवाइड बाय 2 करोगे, आंसर 0 आ जाएगा, ये भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 0 भी इवन नंबर हो जाएगा। और -8 की बात करूंगा, -8 अपॉन 2 करोगे, 2 4 जा 8, आंसर -4 हो जाएगा। तो ये भी कट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी इवन नंबर हो जाएगा। तो जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे पास कौन से हो जाएंगे? वो हमारे पास इवन नंबर हो जाएंगे। क्या इवन नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर, सिंपल से कॉमन सी बात है, कौन सा आ जाएगा? ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन सा होगा? हम ये नहीं बोलेंगे जो 1 के 2 के टेबल में ना आते हो, ऐसे करके नहीं चलेगा। हम बोलेंगे जो 2 से डिविजिबल ना होते हो वो हमारे पास ऑड नंबर हो जाएंगे। जैसे मैं बोलूंगा 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 2 जा 4, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, पूरी तरह से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? ये ऑड नंबर हो जाएगा। मैं आपको बोलूंगा मुझे बताओ 85 क्या ऑड नंबर है इवन नंबर है? आप बोलोगे ऑड नंबर है, क्योंकि 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से डिविजिबल नहीं है ना। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ऐसे चलते जाओ, ये सारे नंबर कैसे हैं? ये सारे नंबर ऑड है। मैं आपको बोलता हूं मुझे बताओ 0
जीरो क्या ऑड नंबर है? क्या जीरो एक ऑड नंबर है? तो जो इतना तो आपको क्लियर है कि जीरो इवन नंबर है। देखो कंसेप्ट क्लियर करो ना, कंफ्यूजन में क्यों पड़ रहे हो? मैं जो मर्जी बोलूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? जीरो डिवाइड बाय टू जब आप करोगे तो जीरो के नीचे कोई भी चीज आएगी डिवाइड में, आंसर हमारे पास जीरो बन जाएगा, है ना? तो यानी कि टू डिविजिबल है जीरो से, हमने क्या बोला? ये इवन नंबर है, बिल्कुल है। तो ऑड नंबर तो उसके बिल्कुल अपोजिट है, जो टू से डिविजिबल ना होता हो। लेकिन जीरो तो टू से डिविजिबल होता है ना, तो जीरो इवन नंबर है, ये ऑड नंबर नहीं है। तो जीरो इवन नंबर है, ऑड नहीं है, ठीक है? तो आप मुझे बताओ, क्या -5 ऑड नंबर है? सॉरी, एक कंसेप्ट है इवन नंबर ऑड नंबर का, उस कंसेप्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर ये देखिए कि इवन नंबर क्या है। ये नंबर, ये कंसेप्ट लेके मत चलोगे जो टू के टेबल में आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। कंसेप्ट ये है कि जो नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा वो इवन नंबर होगा, जो टू से डिवाइड नहीं होगा वो ऑड नंबर हो जाएगा। -5 टू से डिवाइड होता ही नहीं है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? ये ऑड नंबर हो जाएगा। जीरो की जब मैं बात कर रहा था तो नंबर जो है, दो कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट है इवन नंबर टू से डिविजिबल होता है, ऑड नंबर टू से डिविजिबल नहीं होता। दूसरा कंसेप्ट मत ऐड करो, इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलो। ऑड नंबर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं। एक नंबर होता है इवन, एक होता है ऑड। इवन का कंसेप्ट है डिविजिबल बाय टू, डिविजिबल बाय टू। इसका कंसेप्ट है नॉट डिविजिबल बाय टू, आपको डिवाइड टू से ही करना है। अगर टू से डिवाइड हो जाता है तो ऑड नंबर, टू से डिवाइड नहीं होता। टू से डिवाइड हो जाता है इवन नंबर, टू से डिवाइड नहीं होता तो ऑड नंबर, ठीक है? मैंने और भी कुछ पढ़ाया था, वहां से थोड़े क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? आप मुझे बताइए, वन कैसा नंबर है? वन होल नंबर है या नेचुरल नंबर है? अगर आपको सेलेक्ट करना पड़े वन को होल नंबर और नेचुरल नंबर में से, आप क्या सिलेक्ट करोगे? आप क्या बोलोगे? वन कैसा है? दोनों ही आते हैं, वन नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। क्योंकि नेचुरल नंबर वो नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, बाकी सारे नेचुरल नंबर उसमें ऐड कर दो। तो वन नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, आपको दोनों ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे क्वेश्चन बचपन में हमसे पूछा जाता था कि आपको मम्मी ज्यादा प्यारे लगते हैं या पापा, या तो ज्यादा प्यार किससे करते हो, तो वहां पे आपके पास चॉइस होती थी, फिर भी आप कई बार दोनों आंसर बताते थे, कभी एक आंसर बताते थे। यहाँ पर वो वाला सिस्टम नहीं, यहाँ पे आपको दोनों ही चुनने पड़ेंगे अगर ऐसा बन जाए तो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो नंबर्स हम टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ था, कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। इसके बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में। तो ये बड़ा कॉमन सा कंसेप्ट है प्राइम नंबर वाला, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। और कई बार एग्जाम में डायरेक्टली एक वर्ड लिखा होता है प्राइम नंबर, तो बच्चे उस टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तो क्वेश्चन इतना खराब सा है, ऊपर से एक नया नंबर और ऐड कर दिया प्राइम नंबर, भी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाए। तो देखिए आपको इसको कैसे करना है। आपको प्राइम नंबर का मतलब ये समझना है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होंगे जिनके दो फैक्टर होंगे। जो बच्चों को, जिनको अभी फैक्टर नहीं समझ आता है एलसीएम में, और अच्छे तरीके से समझ आएगा। अभी आप ये समझेंगे, इसका मतलब है कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ दो टेबल में आते हैं, मतलब एक वन के टेबल में आते हैं और एक अपने टेबल में आता है इटसेल्फ। हाँ? मतलब प्राइम नंबर वो नंबर है जो या तो वन के टेबल में आता है या अपने टेबल में आता है, मतलब इसके दो फैक्टर होते हैं। ये कंडीशन क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक वन के टेबल में आता है, एक अपने टेबल में आते हैं। कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा? तो आप मुझे बताइए, क्या थ्री एक प्राइम नंबर है? मैं आपके सामने कुछ प्राइम नंबर लिखूं, मुझे बता दो कौन सा प्राइम नंबर है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं? आप मुझे ये बता दो एक बार चैट सेक्शन में। 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनमें से कौन से प्राइम नंबर है? आपने मुझे ये बताना है, बता दो जल्दी से। आप बोल रहे हो 3, 5, 7, ये हमारे पास कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। क्योंकि अगर मैं 4 की बात करता हूँ
तो 4 मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 2 के टेबल में भी आ रहा है, 1 के टेबल में, अपने टेबल में भी आ रहा है, तो 3 तरह के टेबल में आ रहा है, ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर मैं 6 की बात करूंगा, 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी, 3 के टेबल में भी, अपने टेबल में भी आ रहा है, ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 8 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, अपने टेबल में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 8 भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर क्या होता है वो आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। अब इसी तरह से आगे चलते जाइए, अगर जैसे आप 2 की बात कर रहे हो, तो 2 भी एक प्राइम नंबर होता है। 2 कैसे प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 के टेबल में आता है और सिर्फ अपने टेबल में आता है, किसी तीसरे टेबल में आता ही नहीं। इसका मतलब क्या है, 2 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर हो जाएगा। 1 पे थोड़ी देर बाद आएंगे, आप खुद ही मुझे उसका आंसर बताओगे, बट फिलहाल आप समझिए कि 2 जो है वो भी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। अब एक क्वेश्चन का आंसर जो नॉर्मली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो आप मुझे नंबर लिख के बताओ। वो आप नंबर लिख के मुझे चैट सेक्शन में बताओगे कि 1 से लेके जब हम 50 तक जाते हैं, 1 से लेके जब हम 50 तक जाते हैं, तो टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे ऐसे कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेके 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो देखो क्वेश्चन समझिए, आपने कुछ नंबर्स याद करे हुए, वो आपको डायरेक्टली नहीं बोलना है। ये देखना मैं पूछ क्या रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो वो प्राइम नंबर मुझे लिख के बताइए कौन से होते हैं। टोटल मत मुझे मत बताओ, मुझे लिख के बताओ वो प्राइम नंबर कौन से आते हैं। जैसे 2 आता है, 3 है, 5 है, 7 है, वो लिस्ट लिखो अपने चैट सेक्शन में। बस ये लास्ट स्टेप है। अगर आप नोट्स वगैरह बनाते हो ना, तो ये उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। चलिए, देखिए जो आप 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर लिख रहे थे, एक बार मैं भी लिख रहा हूँ, मुझे बताना मैं अगर कहीं पे मिस्टेक करूंगा। तो पहले आपने लिखा 2, फिर आपने लिखा 3, फिर लिखा आपने 5, फिर लिखा 7, फिर आपने लिखा 11, 13, 17, 19। अगर मैं बीच में कोई स्किप कर जाऊंगा मुझे बता देना, ठीक है। 23, 29, 31, फिर 37। कोई मिस करूंगा मुझे बता देना, ठीक है। 500 से यहां पर ये मैंने 17 लिखा हुआ, अभी क्लियर है। 27 नहीं आया, क्योंकि 27 की जब हम बात करते हैं, तो 27 देखो, ये 1 के और अपने टेबल को छोड़ दे रहा है, तो 3 के टेबल में भी आ रहा है, 9 के टेबल में भी आ रहा है, तो ये हमारे पास नहीं हो सकता। 33 की बात करेंगे, 1 के टेबल में, अपने टेबल में तो आता है, वो 3 के टेबल में भी आता है, 11 के टेबल में भी आता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जो सिर्फ 1 के टेबल में और अपने टेबल में आते हैं, और किसी टेबल में नहीं आते, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। 37 के बाद में कौन सा मिस कर रहा हूँ, 43 आएगा, फिर 47 आएगा। क्या मैंने कोई मिस करा है इनमें से, 41 मिस करा है क्या, 41 मिस करा है मैंने। तो कितने हो गए 1 से लेके 25 तक के प्राइम नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गए। तो कितने हमारे पास हो चुके हैं, अगर मैं 1 से लेके 50 तक करूंगा, तो 15 प्राइम नंबर हमारे पास हो चुके हैं। अब देखो एग्जाम में आपसे पूछेगा, देखिए 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं, 100 से लेके 200 तक कितने होते हैं, 1 से लेके 200 तक कितने होते हैं। अब आपको वहां पर एक एक करके लिखोगे तो टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। तो एग्जाम में क्या करना है, आपको ये सारा याद कर लेना है, डायरेक्टली आंसर आपको बता देना, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ,
देखो आप समझे, पहले मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ से याद रखना, ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 50 तक 15 होते हैं, ये नॉर्मल आप आराम से बता दोगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर एक से लेके, देखो आप खुद ही सोचो, एक से लेके 50 तक 15 है, एक से लेके 100 तक 25 है, तो बाकी 10 बच गए होंगे, है ना। पहले ये श्लोक में समझा रहा हूँ, वो समझ लो। एक से लेके 100 तक कितने आ रहे हैं? 25 मेरे पास आ रहे हैं। फिर 100 से लेके 200 तक 21 आ रहे हैं, 200 से 300 16, फिर 300 से 400 16, 400 से 500 17, 500 से 600 14 आ रहे हैं, फिर 16, फिर 14, फिर 15, फिर 14। अगर अब याद भी करना चाहो तो बड़ा सिंपल सा है। पहले 20 से ऊपर जा रहा है, एक जगह 25 आ रहा है, एक जगह 21 आ रहा है, तो 25 और 21 आप आराम से कवर कर लोगे। फिर 25 21 के बाद क्या हो जाएगा? 25 21 के बाद क्या हो जाएगा? 16 16 रिपीट हो रहा है। तो पहले 25 है, फिर 21 है, फिर 16 16 रिपीट कर रहा है। फिर 16 के बाद एक स्टेप 17 आता है, 17 लिख दो, फिर 14 कर लो। फिर देखो 16 14 रिपीट हो रहा है। तो ये इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। पहले 25 है, फिर 21 है, फिर 16 16 है, फिर आपने एक क्या किया था, 17 आ गया था, फिर माइनस करके 14 कर दिया, फिर वापस 16 14 आ गया, फिर 15 14 आ गया। तो इस तरह से आप जब 3 4 बार इसको पढ़ोगे, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, बताओ 1 से लेके 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो आपको पता है 1 से लेके 200 तक जाना है, तो इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो 20 20 40, आप बोलोगे 46 प्राइम नंबर होते हैं। आपसे बोलेगा 1 से लेके 500 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? आप इन सभी को ऐड करो, 95 के आसपास आंसर आएगा। आपसे पूछेगा 1 से लेके 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? इन सभी को ऐड करो, 168 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपको डायरेक्टली याद करना है। आज भी कई सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जो बेसिकली एग्जाम होते हैं, जहां पे डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन बनता है कि इससे लेके इतने तक के कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो देखिए आप खुद ही सोचिए, 1 से लेके 50 तक 15 है, 1 से लेके 100 तक 25 है। तो अगर 50 तक 15 है, तो फिर बाकी जो 10 बचोगे 50 से लेके 100 तक आए होंगे, तो 10 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस चार्ट को फोकस कीजिएगा, जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां से आपका जो है आपको हेल्पफुल रहने वाला है, वो टाइम आपका सेव होने वाला है। तो प्राइम नंबर आपको समझ आ गया, प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो 1 के टेबल में आते हैं, वो नंबर जो 1 के टेबल में और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। आने वाले टाइम पे कोई नया चैप्टर पढ़ाऊंगा तो क्या पता मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाऊं, बट अभी समझने के लिए आपको ये समझ है कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो 1 के टेबल में अपने टेबल में आते हैं। तो प्राइम नंबर का अपोजिट क्या हो जाता है? प्राइम नंबर का अपोजिट हमारे पास होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का जो अपोजिट हो जाएगा, जैसे हमने इवन और ऑड पढ़ा, वैसे प्राइम के साथ हम क्या पढ़ते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन हो जाएंगे? जो प्राइम नंबर के अपोजिट हो जाएंगे। ये वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब ये 1 के टेबल में भी आएंगे, 2 के टेबल, सॉरी 2 के टेबल, 1 के टेबल में भी आएंगे, अपने टेबल में भी आएंगे, और किसी और नंबर के टेबल में भी आएंगे। हो सकता है किसी 3 नंबर के टेबल में आते हो या 4 के टेबल में आते हो, लेकिन दो से ज्यादा इसके फैक्टर होंगे। जैसे मैंने बात करी यहाँ पे जैसे हम 4 की बात करते हैं, तो 4 हमारे पास क्या होता है? 4 एक कंपोजिट नंबर है। कैसे 4 कंपोजिट नंबर है? क्योंकि 4 देखो 1 के टेबल में भी है, 2 के टेबल में भी है, अपने टेबल में भी आ रहा है। तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर आपको देखने को मिल रहे, गलत जगह मैंने लिख दिया, तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। मैं 8 की बात करता हूँ, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, अपने टेबल में, 4 फैक्टर हो गए, दो से ज्यादा है ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर बन जाएगा। फिर उसके बाद आपको 16 बोलता हूँ, उसके तो 4 से भी ज्यादा फैक्टर बन जाएंगे, तो वो भी हमारे पास कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो प्राइम नंबर का अपोजिट क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। आपसे पूछ रहे थे बताओ 1 क्या है, प्राइम है या कंपोजिट है? तो आप क्या बोलोगे? तो 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए कंडीशन क्या है? उसके दो फैक्टर होने चाहिए, मतलब वो कम से कम दो ऐसे नंबर जिनके टेबल में वो आना चाहिए। लेकिन 1 तो सिर्फ एक ही टेबल में आता है, किसी दूसरे टेबल में आता ही नहीं। तो दो फैक्टर्स वाली ये थ्योरी है, वो यहाँ पर काम नहीं आ रही। तो अगर दो फैक्टर वाली थ्योरी यहाँ पे काम नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है? 1 प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो कंपोजिट नंबर में तो दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, इसी तो बेचारे के दो फैक्टर नहीं बन रहे, तो दो से ज्यादा कहां से बन जाएंगे? इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा। तो 1 कैसा है? ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ये कंसेप्ट आपको समझ आया?
तो ये कंसेप्ट आपको समझ आया कि 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ एक ही ऐसा नंबर है इवन जो प्राइम है। अगर आप देखोगे सारे प्राइम नंबर जैसे 13, 17, 19, 23, 43, 47, ये सारे नंबर ऑड है ना। ये सारे नंबर ऑड नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। जितने भी ऑड नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, जितने भी जो भी कंपोजिट नंबर आप देखते हो वो जनरली ऑड ही होता है। प्राइम नंबर जो भी आप देखते हो वो ऑड ही होता है। तो एक ऐसा नंबर जो प्राइम भी है और इवन भी है, वो कौन सा है? 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। बाकी सारे प्राइम नंबर आप देखोगे वो ऑड नंबर आपको देखने को मिलते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। आपसे पूछते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, आप बोलोगे 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। आपसे पूछते बताओ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है। छोटा प्राइम नंबर तो होना चाहिए लेकिन वो ऑड होना चाहिए। आप बोलोगे 3 जो है वो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर हो जाएगा। आपसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो कंपोजिट नंबर हमारे पास 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये सारे कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हुए, अभी इन पर और भी क्वेश्चंस बनेंगे आने वाले टाइम पे, तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट प्राइम नंबर हमने पढ़े। प्राइम नंबर जैसे हमने पढ़ा वैसे प्राइम नंबर में एक हमारे पास होता है ट्विन प्राइम नंबर। क्या रिपीट करना है पर मुझे बता दो, फिर मैं रिपीट करता हूँ उस चीज को। हाँ, मैं आपसे बोल रहा था कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। आपने देखा प्राइम नंबर कौन से थे? 2, 3, 5, 7, इस तरह से चल रहा था। 11 फिर 13 आगे ऐसे चल रहा था। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। एक ऐसा प्राइम नंबर जो प्राइम तो है बट इवन भी है। तो आप सभी प्राइम नंबर देख रहे हो वो ऑड है, लेकिन 2 एक अकेला प्राइम नंबर है जो प्राइम भी है और साथ ही साथ इवन भी है। तो मैंने आपसे वो पूछा। इसके बाद मैंने आपसे पूछ लिया कि स्मॉलेस्ट कौन सा प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये है, और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर बोलेगा तो वो 3 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 हो जाएगा। ये बातें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी थी। जब आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगा तो वहां पे आपको शायद से एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है प्राइम नंबर के बाद ट्विन प्राइम नंबर्स। जब मैं ट्विन प्राइम नंबर्स की बात करता हूँ तो ट्विन मतलब आप समझते हो, ट्विन मतलब जुड़वा होता है इस तरह से। तो ट्विन प्राइम नंबर्स का मतलब है, जैसे मैं आपको समय प्राइम नंबर 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। मैंने प्राइम नंबर का एक पेयर ले लिया, मैंने प्राइम नंबर का एक पेयर ले लिया, ठीक है। तो ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम पेयर के नाम से भी जाना जाता है। इसको प्राइम पेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने कोई दो ऐसे प्राइम नंबर ले लिए जिनके बीच का गैप एक ही होता है। मतलब देखो इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे, 3, 4 मिसिंग है, 5 आ गया, तो गैप आपको एक ही बीच में देखने को मिल रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। जैसे मैं आपको बोलता हूं 5 और 7 है, ये इनके बीच में एक ही का गैप आ रहा है। 5 फिर 6 मिसिंग है, 7 हमारे पास आ चुका है। इसका मतलब क्या है? ये भी हमारे पास कैसा हो जाएगा? ये भी हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ 7 भी प्राइम नंबर और 11 भी प्राइम नंबर है, तो क्या ये भी हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर होंगे? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके बीच में गैप देखो 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। तो इसको हम ट्विन प्राइम नंबर नहीं बोल सकते, ये हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो ये भी आपको समझना होगा कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, कौन से नंबर ट्विन प्राइम नंबर नहीं होते। जैसे मैं 11, 13 बोल दूंगा, किसी ने 17, 19 बताया, वो भी ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। आप 29, 31 ले लो, 41, 43 ले लो, ये सारे कैसे पेयर हैं? ये सारे हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर हैं या फिर प्राइम पेयर हैं। समझ गए? तो ट्विन प्राइम नंबर का मतलब है आपके पास दो प्राइम नंबर होंगे, उनके बीच में सिर्फ सिंगल डिजिट का गैप होगा। जैसे 3 और 5 है, इनके बीच में 4 मिसिंग है ना, मतलब एक ही नंबर गायब है, बाकी दो नंबर साथ साथ है। मतलब वो प्राइम नंबर जो एक के बाद साथ साथ प्राइम नंबर आ रहे हैं, बीच में ज्यादा गैप ना हो। जैसे 5 और 7 में एक ही गैप था, तो हमारे पास ये भी प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। बट जब मैं 7 और 11 की बात कर रहा था, इसमें 8 भी मिसिंग, 9 भी मिसिंग, तीन तीन तरह के नंबर मिस हो रहे हैं, तो ये मेरे पास ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा।
फिर 11-13 के बीच में एक ही नंबर मिस है, 17-19 के बीच में एक ही प्राइम नंबर मिस है। तो ये सारे जो पेयर है हमारे पास, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर, या इसको प्राइम पेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, आप 93 बोल रहे हो कि 93 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि 93 3 के टेबल में भी आ रहा है, 1 के टेबल में भी आ रहा है, अपने टेबल में भी आ रहा है, तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, 93 प्राइम नंबर हमारे पास नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये ट्विन प्राइम नंबर अगर आपको समझ आ गया, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा होता है, ट्विस्ट प्राइम नंबर। तो ट्विस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए, वीडियो के स्टार्टिंग में बच्चे ने चैट में लिखा था कि आप दोबारा से क्यों नहीं पढ़ा रहे, और अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने बोला कि आप दोबारा से क्यों पढ़ा रहे हो। तो आप मुझे बताओ, एक ही क्लास में दो तरह के बच्चों से मैं कैसे डील करूंगा? ट्विस्ट प्राइम नंबर में क्या होता है, मैं ट्विस्ट प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ। ट्विस्ट, आप इसको समझ लो, घुमा लेना। ट्विस्ट प्राइम नंबर में क्या होता है, जैसे बच्चों एग्जांपल दे रहे 17 और 71, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। इसमें क्या होता है, जैसे 17 को उल्टा करो तो 7 और 1, 7 पहले लिखोगे 1 बाद में लिखोगे, तो 17 और 71 हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास ट्विस्ट प्राइम नंबर हो जाएंगे। ट्विस्ट प्राइम नंबर का मतलब है कि वो नंबर जिसको उल्टा करने पे भी हमें प्राइम नंबर मिले। एक ऐसा प्राइम नंबर जिसको उल्टा करो तो भी हमें प्राइम नंबर मिल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्ट प्राइम नंबर। जैसे 1331 के एग्जांपल लेके मुझे बता रहे हो। अब जैसे देखो, 43 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, इसको अब जब उल्टा कर तो 34 बन जाएगा। तो क्या 43 और 34 हमारे पास ट्विस्ट प्राइम नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि 43 तो ठीक है, प्राइम है, बट जब इसको रिवर्स कर रहे हैं तो हमको प्राइम नंबर नहीं मिल रहा, हमको कंपोजिट नंबर मिल रहा है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको समझ आ रहा होगा कि ट्विस्ट प्राइम नंबर क्या होते हैं। फिर उसके बाद एक नंबर, प्राइम की कैटेगरी में एक नंबर हमारे पास और भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर अभी आप सिर्फ इतना समझिएगा कि ये वो नंबर होते हैं जिनका HCF हमारे पास 1 आता है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको HCF नहीं आता है, तो आप अभी के लिए सिर्फ इस लाइन को इतना याद कर लो कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF हमारे पास कितना आता है, जिनका HCF हमारे पास 1 आता है। अभी सिर्फ इतना कंसेप्ट याद कर लो, तब तक मैं इसको लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा देता हूँ। इसकी एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे 5 और 7 आपने लिया था तो इनका HCF 1 आएगा। 11 13 हमने लिया था, HCF 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्राइम नंबर जिनका जब आप HCF निकालो तो आंसर 1 आ जाए, इनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। चलिए, ठीक है, तो जिनको HCF नहीं निकालना था वो टेंशन मत लेना, ये क्या चीज आ गया सामने, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है उनको हम को प्राइम बोलते हैं। तो ये आने वाले टाइम पे एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, वहां पर आपके काम आने वाला है। फिलहाल आगे की तरफ चलते हैं। आपको मैं करवाने वाला हूँ रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, वो समझिए। अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। उससे पहले आप कुछ बेसिक सी बातें समझ लीजिए। चलिए, को प्राइम नंबर वो हो जाएंगे जिनके बीच, जिनका एचसीएफ जब आप निकालोगे वो 1 आता है, या फिर ऐसे बोलो वो नंबर जिनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है। अभी के लिए फिलहाल आप इतना समझिए, ठीक है। देखिए, जब बात आती है रैशनल इरेशनल नंबर की, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको समझ आ जाएगा इसके बारे में। लेकिन जो बच्चे नए हैं अगर उनको डाउट होता है, वो सिर्फ इतना समझते हैं रैशनल नंबर के बारे में कि वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे नए हैं उनको यहाँ से ऐसे कंफ्यूजन हो सकती है, अगर मैं आपको बोलूंगा पी बाई क्यू मतलब 7/11 लिख दिया, एक नंबर ऊपर है डिवाइड करके एक नंबर नीचे है, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ क्या 4 एक रैशनल नंबर है? क्या √25 एक रैशनल नंबर है?
क्या 6.2512 एक रैशनल नंबर है? तो यहाँ पे क्या पता आप ना बता पाओ, है ना? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो है वो बेसिक समझने होंगे, तब आपको जो क्लैरिटी मिल जाएगी। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो आराम से बता सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ बातें समझनी है, वो ये है कि हमें कुछ नंबर्स और समझने पड़ेंगे। जैसे एक हमारे पास होता है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है एंड। तो टर्मिनेटिंग नंबर कौन से हो जाएंगे? वो नंबर जिनका एंड हो जाता है। जैसे बोलूंगा 0.515, ये नंबर एक टाइम के बाद जाके एंड हो चुका है, नंबर एंड हो गया, आगे मैं नहीं लिख रहा, तो कैसा हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर? 0.625, 0.815, ये नंबर एंड हो रहे हैं एक पॉइंट के बाद जाके, तो ये नंबर हमारे पास क्या हो जाते हैं? ये नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग हो जाते हैं, मतलब ये नंबर एंड हो रहे हैं। ठीक है। फिर एक हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे जो एंड ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो एंड ना हो। जैसे हम लोग 0.5555 आगे कंटिन्यू चलता जाएगा, मतलब ये नंबर एंड ही नहीं होगा, मैं आगे लिखता जाऊंगा। तो हम सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखते हैं? 5 के ऊपर बार लगा देते हैं ना। हम क्या करते हैं? 5 के ऊपर बार लगा देते हैं, 0 पॉइंट करके। बार का मतलब क्या है? ये नंबर मेरे पास है 5, ये रिपीट होता जा रहा है। तो ये कैसे नंबर मेरे पास हो जाएगा? ये मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नॉर्मल कोई नंबर हम 5 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, वो तो समझ आता है नंबर खत्म हो गया। लेकिन कई बार ऐसे पॉइंट में आता है ना, तो मैं उस टर्म्स में आपको बता रहा हूँ। काटने के बाद भी, जब पॉइंट के बाद भी आप सॉल्व करो, नंबर एक जगह पे जाके खत्म हो रहा है, तो मतलब टर्मिनेट हो रहा है। नॉन टर्मिनेट का मतलब वो नंबर खत्म नहीं हो रहा। ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल मैं आपके सामने लेके चलूंगा, तो मैं बोलूंगा 0.125125125 ये आगे रिपीट होता जा रहा है, मतलब खत्म नहीं हो रहा। मैं क्या लिखूंगा? 0.125 ऊपर बार लगा दूंगा, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है। तो वहां पे यस करना था, तो एडिट ऑप्शन आ भी जाएगा, कोई टेंशन मत लो। टर्मिनेटिंग मतलब जो नंबर एंड हो जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो नंबर एंड नहीं हो रहे। इसी तरीके से हमारे पास दो कैटेगरीज और आती हैं। पहली आती है रिपीटिंग और आती है नॉन रिपीटिंग। जैसे पहली कैटेगरी हमारे पास है कि रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर में क्या होता है? नंबर जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखूंगा 0.52525252, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो? 52 जो नंबर मेरे पास है, ये रिपीट होता जा रहा है। बार बार जो सेम ही नंबर रिपीट होता जा रहा है, 525252 रिपीट होता जा रहा है। इसको मैं क्या बोलूंगा? ये रिपीटिंग नंबर है। मैं भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात नहीं करके नंबर खत्म हो रहा है खत्म नहीं हो रहा, मैं बात करूं नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे? रिपीटिंग नंबर। वैसे दूसरी तरफ हमारे पास नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। नॉन रिपीटिंग में क्या होगा? वो नंबर जैसे 0.51345 रिपीट नहीं हो रहा, तो उसको बोल दूंगा नॉन रिपीटिंग। ये नाम से भी पता लग जाता है आपको कि रिपीटिंग क्या होता है और नॉन रिपीटिंग क्या होता है। अब जैसे कॉमन से 4 एग्जांपल आपके सामने मैं लिखूंगा, आपने मुझे बताना वो कौन से एग्जांपल आते हैं। ठीक है। देखो सबसे पहले आएगा टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। फिर आएगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फिर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये 4 तरह के नंबर मैंने आपके सामने लिख दिए। ठीक है। टर्मिनेटिंग लिख दिया। अब मैं उन सभी जो 4 तरह के नंबर आपको पढ़ाए ना, वो मैंने कंबाइन कर दिए। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 3.14152 इस तरह से मैं कर रहा हूँ, और जगह कंटिन्यू चलता जा रहा है। एक नंबर मैंने आपके सामने ये लिख दिया
एक नंबर मैंने लिखा 1.353535 और इस तरह से मैंने ये बना दिया। एक तरफ मैंने लिख दिया 0.625 और एक तरफ मैंने आपके सामने लिख दिया 17 पॉइंट, जैसे मैं आपके सामने लिख दूंगा। हाँ, जैसे आप एग्जाम्पल बता भी रहे हो 0.2323 इस तरह से करके, तो 17.232323 में कर देता हूँ। मुझे बताओ ये कौन सी एग्जाम्पल है, ये इन चारों में से कौन सी एग्जाम्पल है सबसे पहली वाली? थ्री 3.141523 ये मेरे पास कौन सा नंबर है? देखो अगर मैं इस नंबर की बात करूंगा ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ ही साथ यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? नॉन, ये नंबर मेरे पास कौन सा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है जी, ये पहला कंसेप्ट आपको समझ आ गया। जब मैं दूसरी तरफ जाऊंगा तो ये भी एंड नहीं हो रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। ये नंबर मेरे पास एंड हो चुका है तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और रिपीट भी नहीं कर रहा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। और इस नंबर की जब मैं बात करता हूं, ये टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो रहा है और रिपीट हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। तो ये सारा आपको देख के भी समझ आ रहा होगा कि हमारे पास कौन से नंबर क्या होते हैं। अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो पहले तीन कैटेगरीज वाले नंबर हैं, जो पहले तीन कैटेगरीज वाले नंबर है, ये सारे हमारे पास रैशनल के अंडर आ जाते हैं, और ये जो कैटेगरी है ये इररेशनल के अंदर आ जाती है। तो यहां से आपको इजीली एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर, इनमें से कौन सा रैशनल है, कौन सा रैशनल नहीं है। जनरली पाई एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो वहां पर क्या होता है, पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 हमने पढ़ी होती है, तो हम बोलते हैं पाई की वैल्यू 22/7, तो पाई तो रैशनल नंबर होना चाहिए, तो वहां पर हम गलती कर बैठते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, बट एक्चुअल में इसकी ये वैल्यू नहीं होती है, इसके लिए कुछ इस तरह से होती है। तो जो पाई की वैल्यू होती है हमारे पास, तो 3.14 इस तरह से चलती आ रही होती है, वो एंड नहीं होती है और रिपीट भी नहीं होती है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। और ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? इररेशनल बोलते हैं। तो पाई हमारे पास कैसा नंबर हो जाएगा? पाई हमारे पास जो है वो इररेशनल नंबर हो जाएगा, और बड़े एग्जाम में ऐसे पूछा था पाई के बारे में, तो ये इररेशनल नंबर है। अब मैं स्टार्टिंग में से पूछता मैंने फोर क्या रैशनल नंबर है, तो देखो फोर की मैं बात करूंगा, इसको मैं से 8/2 लिख सकता हूँ ना। जब मैं 8/2 को सॉल्व करूंगा सिर्फ 4 ही आ जाएगा, इसका मतलब ये भी मेरे पास क्या है? रैशनल नंबर है। आप कोई भी नंबर 51 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो 51 का डबल कर लो, 102/2 अगर मैं करूंगा तो कट के 51 आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या है? ये भी मेरे पास रैशनल नंबर हो जाएगा। मैं आपको √25 बोला था, √25 का आंसर 5 आता है, तो 5 कैसा है? 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूँ, इसका मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, ये मेरे पास रैशनल नंबर हो जाएगा। पी बाई क्यू की कंडीशन ये होती है कि जो नीचे वाली टर्म है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन नीचे जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड वैल्यू है। अगर मैं 1 लिखूंगा तो 1 के 1/1 लिख सकते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। अब 0.625 लिख दो, तो ये कौन सी कैटेगरी आ रही है? इस कैटेगरी में आ रहा है। तो सिर्फ वो कैटेगरी जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब एंड ना हो और रिपीट ना हो, उसको हम बोलते हैं इररेशनल। अब 0.625 बोलो या 1.625, 625, 325 कुछ भी करते जाओ, वो सारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो इररेशनल नंबर कौन से हो जाएंगे? पाई हो गया, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 11, जिनका डायरेक्ट आंसर नहीं आता। जैसे आप अंडर रूट में 9 लिखोगे, उसका आंसर 3 आ जाता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। अंडर रूट में 16 लिखो, वो 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये मेरे पास रैशनल आ जाएंगे, बट √5, √3, √7, √11 जब इनको सॉल्व करोगे तो ऐसे आंसर आया करेंगे जो एंड नहीं हो रहे और रिपीट नहीं हो रहे, हम इनको बोलेंगे इररेशनल नंबर। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते ही आपको पता होना चाहिए। तो रैशनल नंबर क्या होता है, इररेशनल नंबर क्या होता है, ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। तो रैशनल और इररेशनल कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया, तो मुझे पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है।
अब जनरली आप देखते हो कि सभी नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिखते। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कौन सा नंबर, मैंने लिख दिया 5, तो 5 तो पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख ही नहीं रहा, लेकिन पी बाई क्यू के फॉर्म तो मैं बना सकता हूँ। 10/2 जब मैं लिखूंगा, 2 1 2, 2 5 10, तो कट के आंसर 5 मेरे पास आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 5 भी मेरे पास रैशनल नंबर है। मैं बोलता हूँ क्या 16 हो जाएगा? बिल्कुल। मैं अगर 32/2 लिखूंगा, कटने पे 16 आंसर आ जाएगा। तो इसको भी मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में बना सकता हूँ ना, इसका मतलब ये भी मेरे पास रैशनल नंबर हो जाएगा। आप लिखो √16, √16 को सॉल्व करो, आंसर 4 आता है। रूट का मतलब क्या है, ये नंबर किसी न किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर 4 आ जाता है। तो 4 मेरे पास रैशनल नंबर है। क्यों? मैं 8/2 करूंगा, आंसर 4 आ जाएगा। ये सारे मेरे पास कैसे नंबर होते हैं? मेरे पास रैशनल नंबर होते हैं। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश किया था। इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है? इर्रेशनल नंबर वो नंबर हो जाएगा, अगर इस एग्जांपल से देखा जाए, जो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो नंबर जो एंड नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, और ना ही वो नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे ये एग्जांपल आपके सामने थी, ये नंबर एंड नहीं हो रहा था और कुछ रिपीट भी नहीं, 1 4 1 5 2 3 रिपीट भी नहीं हो रहा है। ये मेरे पास कैसा हो जाएगा? ये मेरे पास जो है वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इरेशनल नंबर की बाकी एग्जांपल कौन सी है? पाई हो गया, क्योंकि पाई 22/7 नहीं होता एक्चुअली, वो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं। तो पाई हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ऐसे नंबर जो मेरे पास होते हैं वो मेरे पास कैसी कैटेगरी में आ जाते हैं? इरेशनल की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप बोलोगे √9 भी इरेशनल है, वो गलत हो जाएगा। क्यों? हमको पता 9 3 का स्क्वायर होता है, आंसर मेरे पास आ जाता है इसका सिंपल सिंपल। तो ये मेरे पास इरेशनल नहीं होगा। √25, इसको सॉल्व करोगे आंसर 5 आ जाता है ना, तो ये इरेशनल नहीं होगा। √64, ये 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये इरेशनल नहीं होगा। तो वो आपको ये ऑप्शन आपके सामने दूंगा, आपने मुझे बताना है इनमें से इरेशनल कौन सा है। पहले ऑप्शन में 22/7, एक ऑप्शन आपको ये दिया गया है। दूसरे ऑप्शन में आपको बोला 35, सी ऑप्शन में बोला 7, और फोर्थ ऑप्शन में √3। इन चारों में से इरेशनल कौन सा है, ये आपको बताना है। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जब से मैं पूछते रहा हूँ, इनका आंसर बताते जाओ मुझे जल्दी से। इन चारों में से इरेशनल कौन सा, जल्दी से बताते जाओ। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, एक मिस्टेक जो आपको कल पढ़ाया था ना, वहां से एक मिस्टेक आप कर रहे हो। समझे? इनमें से इरेशनल कौन सा आपको वो बताना था। तो ऑप्शन नंबर ए की जब मैं बात करता हूं, ऑप्शन नंबर ए मेरे पास रैशनल है, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है। जो इरेशनल है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है। अब जो बच्चे आप में से बोल रहे हो कि 22/7 की बात करेंगे ये इरेशनल है, वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं आपको मैं बता देता हूँ। पी बाय क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर होता है वो कैसा होता है? वो रैशनल होता है। तो क्या 22/7 पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं है? है पी बाय क्यू की फॉर्म में, ऊपर पी है नीचे क्यू है, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। आप सभी मिस्टेक ये कर रहे हो कि कल मैंने आपको बोला था कि पाई जो है वो इरेशनल है, और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 लेके चलते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये वाली वैल्यू होगी तो आप बोलोगे हाँ ये नंबर रैशनल है, लेकिन एक्चुअली में इसकी वैल्यू ये होती ही नहीं है। ये हम एज्यूम करके चलते हैं अपनी कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए। इसकी वैल्यू तो 3.1415 ऐसे चलती जाती है। तो इस वजह से पाई को इरेशनल बोला जाता है। अगर पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 ही होती तो पाई को भी आज हम रैशनल नंबर लेके चलते। ये कंसेप्ट समझिए। 22/7 पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है। अगर 22/7 होती तो पाई भी रैशनल नंबर होता। पी बाई क्यू का मतलब ये है, कल की वीडियो अपने अगर नहीं देखी तो बताना चाहूंगा, पी बाई क्यू का मतलब है कि जैसे मैंने लिख दिया 5/7, ऊपर भी एक नंबर, डिवाइड का साइन, नीचे भी एक नंबर, ये पी बाई क्यू की फॉर्म है। मैं लिखता हूँ 3/4, तो ऊपर भी एक नंबर नीचे भी एक नंबर, ये पी बाई क्यू की फॉर्म है। ये होता है पी बाई क्यू का मतलब। तो अभी आप सभी को क्लियर हुआ ये इसका आंसर कैसे आया ये वाला? आप क्या मिस्टेक कर रहे थे? क्लियर हुआ तो बताओ, आगे बढ़ूंगा। आप सभी क्या मिस्टेक कर रहे थे वो क्लियर हुआ, मुझे बताओ। और यही होता है जब हम सोचते हैं कि यार हमने क्लास में तो सब कुछ पढ़ लिया है,
अच्छे से रिवीजन हम करते नहीं है तो बाद में मिस्टेक हो जाती है। देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, वहीं पर मिस्टेक कर ली है। लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपको आंसर बताना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसा होता है क्वेश्चन आ जाते हैं। पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वो एक में अपलोड करा, एक में अपलोड नहीं करा। तो देखो फिर से छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हो रही है, 10, 15 ऐसे करके आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 50 से लेके, आपको वो आता है 1 से लेके 100 तक 25 है, ये याद कराया था। फिर आगे 21, फिर 16, 16 इस तरह से आपको याद करवा रहा था। तो वहां पर 1 से लेके 50 तक कल मैंने आपको टास्क दिया था, बताओ कितने आते हैं। तो आप सभी बोल रहे थे 15 आते हैं, आपने वो नंबर लिखे थे और मुझे बताया था। और फिर एक बच्चा पूछ भी रहा था आगे से कि बताओ 50 से लेके 100 तक कितने होते हैं। तो मैंने कहा था टोटल अगर 100 तक 25 हैं, 15 आपके पहले हो गए, तो बाकी 10 बच जाएंगे, तो 10 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपको बताने की कोशिश था एग्जाम में। मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एल एक्स एक्स वी आई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी मुझे बता दो। ये लास्ट में आई है, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो कल मैंने कहा था एल किसको बोलते हैं, एल 50 को बोलते हैं, 50 हो गया। एक्स 10 को बोलते हैं, एक्स भी 10 को बोलते हैं, वी 5 को बोलते हैं, आई 1 को बोलते हैं। तो 50, 60, 70, 75 और 176, तो 76 बन जाता है। कौन टाइप्स ऑफ नंबर हम पढ़ रहे थे, जैसे ऑड इवन हमने पढ़ लिया था, प्राइम ट्विन प्राइम ट्विस्ट प्राइम कंपोजिट नंबर को प्राइम हमने पढ़ लिया था, रैशनल इरेशनल हमने पढ़ लिया, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में 2 नंबर आपको और समझने। देखिए ये मत देखिए कितने दिन का चैप्टर है, अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। और एक होता है कार्डिनल नंबर। जैसे एग्जांपल दूंगा, अगर आप में से किसी को पता हो आप मुझे बताइएगा। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे आपके सामने लिखता हूं मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे लिखता जा रहा हूं। और एक तरफ मैं आपके लिए क्या लिखता हूं, मैं अपने लिखता हूं 2, 3, 5, 7। तो मुझे बताओ ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये कौन से नंबर हैं, ऑर्डिनल है या कार्डिनल है। एक सिंपल सा तरीका इसका आता है, आपको मैंने बताया पहले भी पुराने वाले बैच में भी, कि कार्डिनल का मतलब होता है हाउ मैनी, हाउ मैनी आप ऐसे याद, और ऑर्डिनल का मतलब होता है पोजीशन। ठीक है, इसको मैं इस तरह से बोलता हूँ कि कार्ड है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ बताओ आपके पास कितने कार्ड है ना, हाउ मेनी कार्ड्स डू यू हैव। मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ आपके पास कितने कार्ड हैं, तो हाउ मेनी कार्ड्स मैं इस तरह से पूछ रहा हूँ। जब कार्ड की बारी है तो क्वेश्चन क्या आता है, हाउ मेनी कार्ड्स डू यू हैव। तो ऐसे याद देखिए कार्डिनल मतलब हाउ मैनी। तो हाउ मैनी में क्या आता है, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 15 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, ऐसे जो भी नंबर आएंगे इनको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ऐसे जो भी नंबर हमारे पास आएंगे इनको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। और जो पोजीशन बताते हैं कि वो फर्स्ट आया, सेकंड है, थर्ड है, 15th नंबर पे है, उसकी पोजीशन 50th आई है, 100th आई है, ऐसे जो नंबर होते हैं, ऐसे जो पोजीशन बताते हैं उनको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर में क्या डिफरेंस है, ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर आ गया तो हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, देखो कार्डिनल नंबर मतलब हाउ मैनी, जैसे आपसे पूछता हूँ मेरे पास कितने मार्कर हैं, मैं बोलूंगा 2 मार्कर हैं। तो 2 में बोल रहा हूँ, मतलब कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 15 हैं, 100 हैं, 500। मैं लिखूंगा 600 है मेरे पास, 800 है, 900, 1001, ऐसे जो भी नंबर होंगे उनको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। समझ गए हो। इससे अलग क्या हो सकता है, जैसे देखो, जैसे यहां पर मैं लिखता हूँ सेकंड और यहां पर लिखता हूँ 2। सेकंड क्या बताता है, किसी की पोजीशन बताता है कि वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। जो पोजीशन बता रहे हैं, यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं थर्ड लिख रहा हूँ। थर्ड का मतलब पोजीशन है और 3 एक नंबर है। जो भी नंबर्स बता रहे हैं वो कार्डिनल हो जाएंगे,
और जो पोजीशन बता रहे हैं वो ऑर्डिनल हो जाएंगे। तो ऑर्डिनल क्या होता है, कार्डिनल क्या होता है, अगर आपको समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनल नंबर क्लियर हो गया, कार्डिनल नंबर क्लियर हो गया। इसके बाद क्या था, हमने रैशनल नंबर पढ़ लिया, इरेशनल नंबर पढ़ लिया। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर लो, मतलब रैशनल नंबर भी इरेशनल नंबर भी, हम इनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। मतलब अभी तक हम समझ रहे थे कि सारे के सारे नंबर रियल हैं, सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर हैं, तो कौन सा नंबर जो रैशनल नहीं होता उसको हम इरेशनल बोल देते हैं। अगर अब रैशनल इरेशनल को कंबाइन कर लो तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, उसमें हमारे पास रियल नंबर आ जाता है। तो रियल नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। रियल नंबर क्या हो गया, रैशनल पढ़ लिए इरेशनल पढ़ लिए, दोनों ही नंबर को मिला दो तो हम बोलते हैं वो रियल नंबर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं इंटीजर्स, कल कोई पूछ रहा था, ठीक है। तो जैसे इंटीजर्स में क्या होता है, नंबर लाइन है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे -1 -2 -3 इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, तो जो जीरो के इधर उधर आपको देखने को मिल रहे हैं ये पॉजिटिव इंटीजर है, जो इसके इधर देखने को मिल रहे हैं वो नेगेटिव इंटीजर है। तो ये हमारे पास इंटीजर हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हम पढ़ते हैं जैसे ऑड नंबर है इवन नंबर है, जो इवन नहीं होगा वो ऑड हो जाएगा, जो प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट हो जाएगा, जो रैशनल नहीं होगा वो इरेशनल हो जाएगा, जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। इस तरह से हम पढ़ते आए हैं। फिर हमने एक जगह देखा जो रैशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा, लेकिन रैशनल और इरेशनल दोनों को ही अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास रियल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। क्या समझ नहीं आया, जो टॉपिक रिपीट करना है मुझे वो बताओ, ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा क्या रिपीट करना मुझे। ठीक है, मुझे साथ में लिख के बताया करो कि क्या समझना है, क्या रिपीट करना है, वो उस टॉपिक का नाम लिख दिया करो। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या करवा रहा था आपको, हाँ मैं आपको बोल था कि जैसे ऑड नहीं है तो इवन हो जाएगा, रैशनल है तो इरेशनल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक हमारे पास हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब जो नंबर रियल नहीं होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। जो हमारे पास रियल नहीं होंगे, फिर से मैंने लाइट वाली जगह पे लिख दिया, इसको एक बार मैं फिर से ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, क्या आप नेगेटिव जीरो, जो जीरो की हम बात करते हैं ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जीरो है, जीरो के इधर वाले पॉजिटिव इंटीजर, जीरो के इधर वाले नेगेटिव इंटीजर। जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, जीरो को आप इवन नंबर बोल सकते हो, जीरो को आप होल नंबर बोल सकते हो। जैसे हम बोलते हैं वन इज नाइदर प्राइम नार कंपोजिट, वन ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, वैसे जीरो ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। चलिए, अब मैं बात करता जो नंबर रैशनल नहीं होता वो इरेशनल होता है, रैशनल और इरेशनल कंबाइन कर दो तो हमारे पास रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, अब जो रियल नहीं होगा, रियल का अपोजिट हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो कम्प्लेक्स में हमारे पास क्या आता है वो समझना पड़ेगा। देखिए, एक होता है हमारे पास आयोटा, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। इसमें आयोटा का यूज किया जाता है। आयोटा का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ -1। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दो जनरली वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। आप 5 का स्क्वायर करो 25 पॉजिटिव आ गया, आप -5 का स्क्वायर करो ये भी 25 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है। तो जनरली हर एक नंबर का जो स्क्वायर करते हो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसका जब आप स्क्वायर करते हो, यानी आपको अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो आयोटा का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा जो है वो -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करिए, मैं बुला रहा हूँ आपको, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जिसका आप स्क्वायर करते हो तो भी वैल्यू नेगेटिव आती है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे बनाते हैं, जैसे मैं लिखूंगा
जैसे मेरे पास अंडर रूट ऑफ -5 है, मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं 5 आयोटा बोल सकता हूँ, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर जैसे मैं लिख सकता हूँ 5 + 3 आयोटा, ये मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए डिविजिबल टेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मुझे चेक करना है कोई भी नंबर क्या 2 से डिवाइड होता है, या कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है, या कोई भी नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है, क्या कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होता है, क्या कोई भी नंबर 6 से डिवाइड हो जाता है। इसका डिविजिबिलिटी हमको आज की इस वीडियो में देखना है। देखो कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है, इसका सिंपल सा रूल क्या है, इसका सिंपल सा रूल ऐसा है कि हमें जैसे कोई भी नंबर, देखो किसी भी नंबर के लास्ट में 2 है, 4 है, 0 है, 6 है, 8 है, किसी भी नंबर के लास्ट में या यूनिट प्लेस में आपको इनमें से कुछ भी देखने को मिल जाए तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ ग्रुप में भी ऐड हो जाती है वीडियोस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ 248, क्या 248 2 से डिवाइड होता है, यूनिट प्लेस जो है यहाँ पे 8 देखने को मिल रहा है, इनमें से कुछ भी होगा तो पूरे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैं लिखता हूँ 1 2 5 7 3 9 4, क्या नंबर 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 भी कुछ भी होगा तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैं बोलता हूँ 349, क्या ये 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट जो डिजिट है या फिर यूनिट डिजिट इसको बोल दो, इसमें 2 4 6 8 या 0 नहीं है, इसका मतलब 2 के टेबल में नहीं आएगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो बड़ा आसान है, आप बड़े मजे से इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, आपको जैसे मैं नंबर एक देता हूँ 27, ठीक है, या आपको मैं बोलता हूँ 2 7 3 बोल देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ मुझे बताओ क्या 3 के टेबल में आता है, क्या 3 के टेबल में ये आता है, ऐड करने की जरूरत नहीं है, 2 वाले कंसेप्ट है वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगा। 273 आपको देखने को मिल रहा है, क्या ये नंबर है 3 के टेबल में आता है, मैं कैसे चेक करूंगा, इन सभी को सम कर दूंगा, 2 + 7 9, 9 + 3 12, सम करने पे 12 आंसर आ रहा है। तो सम करने पे जो भी आएगा, अगर ये भी डिफिकल्ट लगता है, 2 और 1 कितना बन जाता है 3, सम करने पे जो भी नंबर आएगा अगर वो 3 के टेबल में आता है तो पूरे का पूरे नंबर भी 3 के टेबल में आ जाएगा। ये हमारे पास चेक है, ठीक है। जो 9481, मुझे बताओ क्या ये 3 के टेबल में आता है, क्या ये नंबर 3 के टेबल में आता है, 9481 है, ठीक है, मैं नंबर बोल देता हूँ 9481 है, मुझे बता दो कि ये 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, क्यों, क्योंकि हमने चेक किया 9 + 1 10, 10 + 8 18, 18 + 4 22, 22 अगर 3 के टेबल में नहीं आता तो पूरा नंबर भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। एक नंबर में आपके सामने लिखता हूँ, वहां पे लिख देता हूँ मैं 6 6, ये क्या लिख दिया मैंने, 6 5 4 3 2 1 2, क्या ये आता है 3 के टेबल में, क्या ये 3 के टेबल में आता है, इतना बड़ा नंबर आपके सामने लिख दिया, क्या ये 3 के टेबल में आता है, मैं ऐड करूंगा तो 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21 2 23 1 24, सभी को ऐड करने में 24 आ रहा है, और 24 3 के टेबल में आता है, अगर 24 3 के टेबल में आता है ये पूरा का पूरा नंबर भी जो है वो 3 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है। बाद में मैंने 1 ऐड कर दिया था इसीलिए ये बताने के लिए आपको। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, बड़ा सिंपल सा आपको समझ आ गया। अब आपने आज जो 2500 एमसीक्यू सीरीज में चला रहा हूँ उसका आज मैंने डे 7 अपलोड कर रहा है, उसमें मैथ का एक क्वेश्चन जो है वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, आपने वो ट्राई करना, आपको समझ आएगा इस कैटेगरी से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि मैंने आपको यहाँ पर करवाने हैं बट मैं आपको बेसिक्स करवा रहा हूँ ना, तो अभी सिर्फ बेसिक्स पे ही फोकस करो, बट वो वीडियो देखोगे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा इस कंसेप्ट पर बेस्ड। आगे चलते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको समझ आ गया। अब मुझे 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, जो भी नंबर हमारे पास है उसमें लास्ट के जो 2 नंबर होंगे वो 0 0 होने चाहिए, या लास्ट के जो 2 नंबर हैं वो 4 के टेबल में आने चाहिए। इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो मैं बोलूंगा वो जो नंबर मेरे पास है वो 4 के टेबल में आता होगा। जैसे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल में अगर अपने से बनाऊं, मैं बोलता हूँ 128, मुझे बताओ क्या ये 4 के टेबल में आता है,
तो आप लोग के लास्ट के 2 डिजिट 28 है, 28 तो 4 के टेबल में आता है, तो ये पूरे नंबर भी 4 के टेबल में आ जाएगा। मैं आपको बोलता हूँ, मुझे बताओ 85432, क्या ये हमारे पास आता है 4 के टेबल में? ये पूरे नंबर भी 4 के टेबल में आ जाएगा। मैं आपको बोलता हूँ 5189, क्या ये हमारे पास 4 के टेबल में आता है? बड़े मजे से बड़े आराम से बता पा रहे हो, है ना, क्योंकि रूल आपको समझ आ गया। ये भी नहीं आता, क्यों? क्योंकि लास्ट में 89 आपको देखने को मिल रहा है। आपको पता है 89 तो 4 के टेबल में आता ही नहीं है। अगर 89 4 के टेबल में नहीं आता तो ये कहां से आ जाएगा, है ना? या अगर मैं 86 भी लिख देता यहाँ पे, अगर मैं 86 भी यहाँ पर लिख देता, तो 86 भी मैं देखता 86 जो मेरे पास है ये 4 के टेबल में नहीं आता। अगर ये 86 4 के टेबल में नहीं आ रहा, तो ये जो पूरा नंबर है मेरे पास, ये भी 4 के टेबल में नहीं आएगा। क्लियर हो गया? जैसे इसमें एक लास्ट क्वेश्चन आपको मैं और पूछता हूँ, मुझे बताओ 95200, क्या ये मेरे पास 4 के टेबल में आता है? बिल्कुल आ जाएगा। ये क्यों? क्योंकि लास्ट 2 डिजिट जीरो हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट जीरो हो या 4 के टेबल में आते हो, तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो भी इसके टेबल में आ जाता है। चलिए, तो 4 तक हमने डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 0 होने चाहिए या 4 के टेबल में आने चाहिए। यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट 0 0 थे ना, इसीलिए आ गए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे पास 5 का बड़ा सिंपल है। 5 का रूल ये कहता है जो यूनिट प्लेस में आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। इन दोनों में से कुछ भी होगा तो नंबर 5 के टेबल में आता होगा। जैसे मैंने 515 2120 3152 895, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हो जाती है, इसका मतलब वो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 5 के टेबल में आ जाएगा। यहाँ पे भी किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी, ये भी बड़ा सिंपल सा हो गया होगा। ठीक है, और आज का लास्ट जो डिविजिबिलिटी रूल है वो है 6 वाला, और ये कवर करने के बाद 2 मिनट का टाइम लूंगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल मैसेज है वो देना चाहूंगा। ठीक है, तो लिस्ट 6 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल है। वो नंबर जो 2 के टेबल में भी आता होगा और 3 के टेबल में भी आता होगा वो मेरे पास 6 के टेबल में आएगा ही आएगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? यूनिट डिजिट 2 4 6 8, इसमें से कुछ भी होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो कोई भी नंबर जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? ये नंबर 6 के टेबल में आता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। ये एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, इतना बड़ा नंबर मैंने आपके सामने लिख दिया। अब जब मैं इस नंबर को चेक कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि नंबर 2 के टेबल में आता है। बिल्कुल ये नंबर 2 के टेबल में आता है, क्योंकि यूनिट प्लेस में मुझे 4 देखने को मिल रहा है। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब अगर दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाए वो चेक करना पड़ेगा। तो देखो 6 + 2 8, 8 + 7 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, यानी कि 22 हमारे पास 3 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए थी। यहाँ पे दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास 6 के टेबल में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कर लूं, या मैं 4 की जगह अगर मैं 6 कर दूं,
4 की जगह अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूंगा तो अब ये 2 के टेबल में भी आ रहा है, और 6 3 9 1 10 से 16 2 18 से 24 3 के टेबल में भी आ रहा है। अब ये 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी, और इसका मतलब क्या है, ये 6 के टेबल में आ जाएगा। तो 6 की कंडीशन ये वाली है कि नंबर 2 के टेबल में भी आना चाहिए और 3 के टेबल में भी आना चाहिए। जो डिविजिबिलिटी वाला कंसेप्ट है ये सिर्फ आपके इसी चैप्टर में काम नहीं आएगा, आने वाले टाइम में जब आप कैलकुलेशन वगैरह करोगे वहां पर भी बड़ी हेल्प आपकी करने वाला है। 5 का रूल सिंपल सा ये है कि कोई भी नंबर, जैसे मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, इसका लास्ट डिजिट बोलो या यूनिट डिजिट बोलो, या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, वैसे जो मर्जी हो। तो यहाँ पर नंबर होगा 5 से 0, हम बोलेंगे 5 के टेबल में आता है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ का यूनिट डिजिट ना ही 5 है ना ही 0 है, ये 5 के टेबल में नहीं आएगा। मेरे को 3130 यूनिट डिजिट 0 है, 5 के टेबल में आ जाएगा। 87595 यूनिट डिजिट 5 है तो 5 के टेबल में आ जाएगा। मतलब यूनिट डिजिट 5 या फिर 0, इन दोनों में से कुछ भी होगा, ये तो 5 होना चाहिए ये तो 0 होना चाहिए, आपका नंबर 5 के टेबल में आ जाएगा। अब जो नए बच्चे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा, जो पुराने